हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। हमने 2 लेक्चर्स पूरे किए रिलेशंस एंड फंक्शंस के, जिसमें कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन किसे कहते हैं ये चीज़ें समझी थी। आज हम समझने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने वो 2 लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो पहले आप वो वॉच कीजिए, ताकि ये वाली टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, इवन देन अगर वॉच कर चुके हो तो लेट अस जस्ट गो डायरेक्टली टू फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एक सेट है, ठीक है, सपोज उस सेट में एलिमेंट है 1 2 और बी अगर एक और सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4। तो आपको अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रहे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ओके, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स हैं इसमें ए और बी में, उसके प्रोडक्ट करने से आपको उतने एलिमेंट्स किस में मिलेंगे? ए क्रॉस बी में मिलेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखोगे? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से पेयर कर लो, फिर दूसरे से पेयर कर लो, फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ो और उसको पेयर करो, 2, 3, 2, 4, राइट। इसी को अगर हम डायग्रामेटिक वे में, फिगर में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? सेट ये और ये है सेट बी। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, है ना। तो इसकी पेयरिंग करनी है। पहले आप एक एलिमेंट उठाओगे और इसके साथ पेयरिंग करोगे, फिर इसके साथ, और उसके बाद में आप क्या करोगे? दूसरे एलिमेंट को भी सेम उसी तरह से पेयरिंग करोगे और उसको सेट के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी में स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम लिखे तो क्या होगा? राइट, ऑर्डर्ड पेयर। सपोज एक कंडीशन डाल देती हूँ कि आप ऐसा सेट बनाइए, मतलब इनमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स लीजिए जो कि जिनका सम 5 या 5 से बड़ा हो। तो आप क्या लिखोगे? राइट, सी एक्स का वाई सच दैट एक्स प्लस वाई जो होगा आपको वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिलेशन, मतलब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? इसी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप लोगे 1 + 3 कितना होता है? 4। तो वो तो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं आएगा एलिमेंट। फिर ये वाला देखिए 1 + 4 5 होता है, ठीक है, आ जाएगा 1, 4। और 2 + 3 देखिए 5 है, वो भी आ जाएगा। 2 + 4 देखिए 6 होता है, वो भी 5 से बड़ा है, तो वो भी इसमें सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या था? आई टोल्ड यू, वेरी सिंपल। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो भी 2 सेट्स आप ले रहे हो जिसके बीच में आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सबसेट होता है। ठीक है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। देखिए, आप देख सकते हो रिलेशन जो है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको ए क्रॉस बी में मिल जाएंगे। Therefore R is the subset of A cross B. So this is all about relations, right? तो ये हमने रिलेशन के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो इसको भी अगर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो आप कैसे करोगे? सेट ए से सेट बी 1 2 3 4। 1 और 3 तो पेयरिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब आते हैं फंक्शंस की ओर। ठीक है, ये था आपका रिविजन, और इसमें से आपको अच्छी तरह से पता है कि हम क्या कहते थे। इसको डोमेन सेट कहते थे, इसको कोडोमेन सेट कहते थे। ठीक है, सो इसमें जो भी एलिमेंट है उसका इमेज कोडोमाइन में होगा। डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज जो है कोडोमाइन में होगा। ठीक है, और देखो 3 क्या है? 2 का इमेज है। इमेज ऑफ 2 इज 3। तो 2 क्या हुआ? दैट इज द प्री इमेज ऑफ 3। ठीक है, यहाँ देखिए 3 जो है वो इज द इमेज है किसका? द एलिमेंट 2। तो फिर 2 3 का क्या हुआ? 3 अगर 2 का इमेज है तो 2 क्या हुआ? 3 का प्री इमेज। सिंपल, 2 इज द प्री इमेज। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्री इमेज ऑफ 3, राइट। सो इतने कंसेप्ट को समझिएगा और फिर फंक्शन डेफिनेशन में आइएगा। फंक्शन भी एक रिलेशन है, बट स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, पहले आप ठीक से डेफिनेशन समझ लीजिए।
फंक्शन क्या होता है, राइट। सो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो वो स्पेशलिटी क्या है? कोई भी रिलेशन को मैं अगर फंक्शन बोल रही हूँ, राइट, हम अगर फंक्शन बोल रहे हैं तो वो क्या कंडीशन है जिसके बेस पे हम रिलेशन को फंक्शन बोल रहे हैं, राइट। सो इस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, पर वो कंडीशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्टार मार्क करके इन्वर्टेड कामा में याद रखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या फिर ऑफ डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है, आप डोमेन लिख सकते हो या सेट ए लिख सकते हो, ठीक है। एवरी एलिमेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, जो कि कोडोमेन होता है आपका, है ना। राइट, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट करके याद रखनी है कि हर एक एलिमेंट के लिए वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करेगा। इसको अच्छे से समझिएगा कि रिलेशन क्या होता है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हो, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। तो इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, राइट। सो ऐसे रिलेशन को पर्टिकुलरली फंक्शन करके बताना है तो उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, और वो स्पेशल क्वालिटी ये है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा। यानी कि यहाँ देखिए 1 का इमेज क्या है 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का इमेज क्या है 3 और 2 का इमेज 4 भी है, मीन्स द एलिमेंट 2 इज हैविंग 2 इमेजेस, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं और कोई रिलेशन जनरली डिफाइन कर दूं, सपोज r इज इक्वल टू 1,3, 1,4, 1,5 एंड 2,1, 2,2, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले एलिमेंट के कितने इमेजेस है। अगर सिर्फ एक ही इमेज है तो फिर वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 का इमेज क्या है 3, 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, मतलब द एलिमेंट 1, ये एलिमेंट जो है एक, इसके 3 इमेजेस है। हमने क्या कहा था, फंक्शन होने के लिए हमारे पास सिर्फ इसको एक ही इमेज होना चाहिए, 3 नहीं हो सकते, गॉट इट। सो देयरफॉर दिस इज जस्ट अ रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन, ओके। सो इस चीज़ को आपको समझना है, राइट। सो दिस इज रिलेशन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, राइट। सपोज ये सेट ये है और ये सेट बी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक आ गया, यहाँ से एक आ गया, यहाँ से एक आ गया, यहाँ पे 8 लिख लो चाहे तो, ठीक है। ये इज इट ए फंक्शन, आपको सोचना है। तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल बना लेती हूँ। सेट ए से भी, सेट ए से भी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब आपको सोच के ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेट फॉर्म में लिखा है उसी को विजुअल फॉर्म में लिखा है, आपको सोच के बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। वेरी सिंपल, देखिए मैंने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए पहली चीज़ तो इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। या 1 2 3 सबके लिए कर रही, कोई छूटा नहीं। अगर मैं 4 लिख लूँ और इमेज एग्जिस्ट ना करवाऊँ तो दिक्कत है, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उसके बाद का कंडीशन क्या है, सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, 2 3 नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तो 4 तो नहीं लिख रही हूँ, तो इसमें हर एलिमेंट के लिए इमेज है। 1 की इमेज क्या है 4 है, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 8 है, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए इमेज तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इमेज नहीं कर रही। देखो 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 8 है, लेकिन 1 की 2 इमेजेस है। सो फॉर दैट रीजन ये रिलेशन होगा पर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, हर एलिमेंट की आपको इमेज मिल रहा है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, पर नो
हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इमेज एग्जिस्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है। कोई दिक्कत है? इसको फंक्शन आप कह सकते हो। सोचिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। एक्चुअली इसे फंक्शन कह सकते हैं, राइट। क्यों कह सकते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1 के लिए कितनी इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ एक। 2 के लिए कितनी एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ एक। 3 के लिए कितनी एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ एक। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा। वहां पे हमें कोडोमाइन के एलिमेंट के लिए कितनी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी है, इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताया है। ओके, सो सिर्फ इतना है कि डोमेन के लिए इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और सिर्फ एक एग्जिस्ट करनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, और इसमें तो वो सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे वेरी सिंपल, अब तो देख के ही बता सकते हो कि हर एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट कर रही है और डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सिर्फ 1 एंड ओनली 1 यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक 4 ऐड कर दूँ इस सेट में, एक और एलिमेंट 4, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इमेज ना बनाऊँ तो फिर क्या होगा? दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, यू शुड बी नोइंग इट। वेरी सिंपल, देखिए सेट ए से सेट बी और उसको ऐसे डाल दीजिए एरो मार्क, फिर एफ लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको सपोज मैं स्मॉल ए समझो, स्मॉल ए कैन बी एनी एलिमेंट 1 2 3 4 में से कोई भी एलिमेंट, और बी में जो है उसे बी समझो, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकते हैं 5 6 7 8, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, हर एक एलिमेंट ए के लिए एफ ऑफ ए फंक्शन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मीन्स इमेज ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ये यानी कि कोई भी एक एलिमेंट जो हम सेट ए से ले रहे हैं उसका इमेज क्या होगा। सपोज ये 5 के साथ पेयरिंग हुआ है, सपोज 3 जो है 4 जो है 6 के साथ पेयरिंग हुआ है, तो आपको लिखना होगा एफ ऑफ 4 मतलब इमेज ऑफ 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हम नंबर्स को ना लेते हुए इंसान को लेते हैं। सपोज इट इज़ अनु, इट इज़ बाबर, इट इज़ चिंटू, ठीक है, 3। और यहाँ पे उनका बर्थडे लिख लेते हैं, किसी का 14, किसी का 12, किसी का 28, ठीक है। अनु का बर्थडे सपोज 28 है, बाबर का 14 है, चिंटू का 12 है, ठीक है। ये वाला एक हो गया। और यहाँ पे एक और लेते हैं, अनु, बाबर, चिंटू, दीक्षा, ठीक है। यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 को। यहाँ देखिए अनु का बर्थडे 1 को है, बाबर का बर्थडे 2 को है, चिंटू का बर्थडे 3 को है, चिंटू का बर्थडे 2 को और दीक्षा का बर्थडे 2 को। अब आपको ये एक चीज़ समझानी है, राइट, ये वाली एक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, विजुअल फिगर एक और। यहाँ पे अनु है, यहाँ पे बॉब, यहाँ पे चिंटू है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3, अनु का बर्थडे 1, अनु का बर्थडे 2, बाबर का 3, चिंटू का 4 समझो। अब आपको, अब तक तो आप एलिमेंट्स देख रहे थे, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो भी जाए तो आपको कैसे याद रखना है वो बता रही हूँ मैं। वेरी सिंपल, लेफ्ट साइड में हमेशा इंसान रहेंगे, राइट साइड में जो भी है वो होंगे बर्थडे उनके, राइट। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि अनु का बर्थडे मतलब यहाँ पे जो इंसान है इनका बर्थडे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का बर्थडे, हर एक इंसान का एक ही दिन बर्थडे आ सकता है, 2 दिन नहीं आ सकता है। वही तो हम बता रहे थे फंक्शन में, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज एग्जिस्ट कर सकता है, तब उसे हम फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको फंक्शन कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान का एक ही दिन बर्थडे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दिन आ रहा है सेपरेटली, कोई दिक्कत नहीं, इसको फंक्शन कह सकते हो, है ना, इसको फंक्शन कह सकते हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, अनु का बर्थडे 1 को है, बाबर का बर्थडे 2 को है, चिंटू का बर्थडे भी 2 को, दीक्षा भी 2 है, सो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इमेज एग्जिस्ट, सेम इमेज एग्जिस्ट करता है नहीं करता है हमें नहीं चाहिए, लेकिन इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे आइए, अनु के 2 इमेज है,
तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, किसी इंसान के 2 दिन बर्थडे नहीं हो सकते, एक ही दिन होता है ना। किसी का बर्थडे ऐसा है जो जिसको 2 दिन मतलब सेलिब्रेट करते हो आप लोग कि भाई मेरा 14th को है और 17th को भी मेरा बर्थडे, नहीं होता है, राइट। ऐसा लिटरली नहीं होता है। एंड कोई ऐसा इंसान है जिसका बर्थडे ही नहीं है, सपोज मैं दीक्षा लिख दूँ और उसका पेयरिंग ही ना करूँ, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में इंसान है और इंसान के बर्थडे एक ही दिन एग्जिस्ट करता है। हाँ, इन दोनों के देखो सबके सेम डेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही इंसान के 2 दिन नहीं हो सकते और कोई भी इंसान छूट नहीं सकता है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के इमेज एग्जिस्ट करने चाहिए और वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करने चाहिए, 2 नहीं करने चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो फंक्शंस में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें से आपको बहुत ही आसान सी फंक्शंस है। इसको और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं ये भी आप याद रख लो, एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये जो होता है डोमेन होता है, बी जो होता है कोडोमेन होता है, और सिर्फ जिसके साथ पेयरिंग हुई है वो एलिमेंट्स ले लो तो वो रेंज हो जाएगा। सपोज मैं 5, 6 लिख लूँ और इनके साथ पेयरिंग ही ना करूँ तो ये पूरा तो कोडोमेन सेट होगा, लेकिन जिनके साथ पेयरिंग हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है, हर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें हम रेंज सेट कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सो कमिंग टू दिस, और इसमें जो भी है ये प्री इमेजेस का सेट है और ये आपके इमेजेस के सेट है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम कुछ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पे जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जिसमें से पहला फंक्शन जो होता है, पहला फंक्शन जो है, रुको पहले टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स में पहला फंक्शन आपके पास होगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आप किसे कहोगे। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यूनिकनेस, है ना। आप जो हो आप ही हो, इस चीज़ को बताने वाला आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो उसी तरह से आप जो भी एलिमेंट इनपुट करोगे, मतलब हर एलिमेंट डोमेन के लिए वो खुद इमेज आएगा। वेरी सिंपल, एक मैजिक बॉक्स समझो आप, फंक्शंस को पढ़ते वक्त एक मैजिक बॉक्स इमेजिन कर लो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आप जो भी इनपुट वैल्यूज डालोगे आउटपुट क्या आएगा वो इस मैजिक बॉक्स के रूल से डिसाइड होगा। अब इसका रूल क्या है, इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, है ना। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 आएगा। 100 डाल दो 100 आएगा, है ना। तो उस तरह से आपको याद रखना है। सपोज यहाँ पे उसको छोड़ दो आप, सपोज मैं आपसे कहूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है। पुट आपको एफ ऑफ 1 चाहिए, यानी कि एक्स की जगह 1 डाल दो। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, 2 × 1 + 1, राइट, 2 + 1 3, ऐसे, है ना। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। जबकि आइडेंटिटी फंक्शन को आप जब सब पढ़ते हो तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी एलिमेंट डालोगे उसका इमेज वो खुद होगा, मतलब कि इमेज सेट एंड डोमेन सेट आर सेम। सपोज 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप मैपिंग करो विद द कंडीशन दैट द फंक्शन शुड बी आइडेंटिटी, ठीक है, शुड बिकम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होने के लिए आपको क्या है, 1 को 2 के साथ पेयरिंग नहीं करना है। तीनों एलिमेंट की पहली चीज़ तो इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन है वो, राइट। और जब पेयरिंग करते हो तो हर एलिमेंट को उसके खुद के साथ पेयरिंग करो, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। अब आइडेंटिटी फंक्शन का जब आप ग्राफ डालने जाते हो तो ग्राफ कैसे आता है, आप थोड़े कुछ एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ डालने के लिए आपके पास सपोज ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, नथिंग बट वाई इज इक्वल टू, ग्राफ डालने के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू समथिंग और आपको वाई मिलेगा, राइट। एक्स का वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, आप फिर ग्राफ ड्रा करते हो। उसी तरह से एफ ऑफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 तो 2 आएगा, -1 तो -1 आएगा, -2 तो -2 आएगा, 0 तो 0 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ग्राफ ड्रा कर लो, आपको मिल जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 1 2 -1 -2 1 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 1 के इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी आपको, 0 की इमेज एफ ऑफ 0 0 होगा, -1 की -1, -2 की -2। जब आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको समझ आएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है वो है स्ट्राइट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वो कैसे आई? बाई दिस थिंग। और डेफिनेशन क्या है? वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे जो आप प्री इमेज का सेट ले रहे हो, मतलब एफ ऑफ एक्स जिसमें एक्स वैल्यूज ले रहे हो ना, देखो आप जानते हो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, आई जस्ट टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक, राइट। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये कहाँ से आता है? पहले सेट से। बी कहाँ होता है? दूसरे सेट में। तो दैट इज द सेम थिंग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6, यानी मतलब क्या है? 4 जो होगा वो पहले सेट में होगा, 6 जो होगा वो दूसरे सेट में होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन के मामले में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो डाल रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। सो कोई भी नंबर इन द सेंस कौन से सेट से आप उठा सकते हो? रियल नंबर सेट। जो आउटपुट आ रहा है वो भी तो रियल नंबर से आएंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट के सेम इमेजेस आ रहे हैं आपको। सो देयरफॉर आपका डोमेन सेट, कोडोमाइन सेट, रेंज सेट, सब कुछ रियल नंबर्स ही होगा इन केस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, राइट। सो दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन इज वेरी सिंपल, कॉन्स्टेंट फंक्शन। नाम में ही सजेस्ट आपको पता चल जाएगा, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, राइट। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन आप किसे कहोगे? देखिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो नहीं बदलता है, राइट। जो स्टैटिक है, जो बदलता नहीं है, उसे आप कांस्टेंट कहोगे। तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ पे सी को हम, सी इज यानी कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो वैल्यूज एग्जैक्टली है क्या? वेरी सिंपल, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालिए, आंसर तो हमेशा वो एक ही नंबर रहेगा जो है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 डाल दो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब एक्स की जगह पे आप कुछ भी डाल दो यार, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कहीं एक्स दिख रहा है आपको आरएचएस में? कहीं पे भी नहीं है, तो आप वहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं करोगे। यहाँ पे डालो, एफ ऑफ 1 डालोगे तो भी 5 रहेगा, एफ ऑफ 2 डालोगे तो भी 5 रहेगा, एफ ऑफ 3 तो भी 5 रहेगा, एफ ऑफ 5 तो भी 5 रहेगा, एफ ऑफ 50 तो भी 5 रहेगा। मतलब क्या है? फंक्शन की कोई भी वैल्यू इनपुट करने से आपको जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा एक ही नंबर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि 5 आए, कोई भी नंबर आ सकता है, बट दैट शुड बी कांस्टेंट, राइट। इसको कांस्टेंट फंक्शन कहोगे। अब नंबर आप कहीं से भी डाल सकते हो, राइट, कोई भी नंबर डाल सकते हो अपनी मर्जी का। और कोडोमाइन में से आपको आने वाला सिर्फ एक ही नंबर है। रेंज में आपको इसीलिए क्या होगा? सिर्फ वो एक ही नंबर रहेगा, और जिस सेट के फॉर्म में, क्योंकि रेंज सेट बोलते हैं हम, राइट। डोमेन सेट, कोडोमाइन सेट, रेंज सेट, तो रेंज में हमेशा ये एक कांस्टेंट ही रहेगा। जबकि ये रेंज बिलोंग किस में होगा? ये रियल नंबर्स में ही से ही कोई नंबर होगा, राइट। सो देयरफॉर कोडोमाइन आर है, डोमेन आर, एंड रेंज इज सी, सेट सी, सिंगलटन सेट कहते हैं इसको, है ना। आपने सेट्स में पढ़ा ही होगा, इवन आई टॉट यू द सेम। So f of x is equal to c is the definition where a function is defined from where to where, real numbers to real numbers, right? So this is constant function. इसका ग्राफ भी ड्राफ कर लो, बहुत ही आसान होगा। सपोज ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5, राइट, राइट। सो ये 5 है। अब देखो आपने क्या किया, 1 पहले इमेजेस देखो, 1 लिया तो भी 5 आया, 1 कामा 5, 2 लिया तब भी 5 आया, x की वैल्यू आपने 3 ली तब भी आपको वही इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू 5 आई, ठीक है। आप 4 ले लो 5 आ रही, 5 ले लो 5, माइनस ले लो, कुछ भी ले लो 5 ही आएगा। इसीलिए ग्राफ कैसे होगा? ये सारे लाइंस को ज्वाइन कर लो, एक कांस्टेंट, एक लाइन विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that you have to remember. This is all about your constant function. Thereafter you are having one more, that is modulus function, ठीक है। और भी 2 है आपके, polynomial और rational, जो कि थ्योरी जो एग्जाम्स लिखते हो आप उसके लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, बट कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ाने शुरू करूँगी तब आपको उन चीज़ों के बारे में भी फिर से बता दूंगी, ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का सीधा सा मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब ये जो मैजिक बॉक्स है ना, ये मैजिक बॉक्स का इस बार रूल क्या है कि उसका रूल है मॉड एक्स,
मॉड एक्स का मतलब सिंपल है कि उसके इस मैजिक बॉक्स में ना आप कोई भी नंबर डाल दो, वो बाहर ना पॉजिटिव बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 डाल दिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने -5 डाल दिया, तब भी जो आउटपुट आएगा वो +5 होगा। आपने 0 डाल दिया, आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। आपने -10 डाल दिया तो आउटपुट क्या आएगा, +10 आएगा। समझ रहे हो? आप जो भी इनपुट वैल्यूज डालोगे वही बाहर आएंगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव ही आएंगे। इसी को हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो f(x) इज इक्वल टू मॉड x, डेफिनेशन ऐसे ही है। f इज फ्रॉम r टू r, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो आप अपनी मर्जी से, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर डालो, डेसिमल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी नंबर डालोगे बाहर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव r+। तो ये जो बाहर आने वाले एलिमेंट्स है यही तो आपका रेंज सेट है। जबकि सबसे बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर्स, तो उसमें ही तो होंगे ये पॉजिटिव नंबर्स। देयरफॉर डोमेन आपका होगा r, रेंज होगा आपका r+, और कोडोमेन होगा r। इस चीज़ को याद रखना है। और r+ आप एक और तरीके से लिख सकते हो r+ को OR, और r+OR। देखो r+ यानी पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से, 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं ना। 0 इंक्लूड होता है ना आउटपुट में। देखो 0 इनपुट हुआ तो 0 आउटपुट हो गया। ठीक है, तो रेंज को आप r+ भी लिख सकते हो, या फिर इंटरवल के फॉर्म में 0, भी लिख सकते हो। दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी ग्राफ भी ड्रा करना है आपको, है ना। तो अब ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, बहुत ही सिंपल है। x f(x) है ना, y इज इक्वल टू, आप x की वैल्यूज डालो, फिर प्लॉट द ग्राफ। x1 डालोगे तो 1 आएगा, -1 डालोगे तो 1 आएगा, 0 डालोगे 0 आएगा, -2 डालोगे तब भी 2 आएगा, 2 डालोगे तब भी 2 आएगा, राइट। सो सब के सब पॉजिटिव ही आएंगे। अब ग्राफ ड्रा करो, x एक्सिस, फिर ये है y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे फिर -1 फिर -2, राइट। देखो 0 डालने पे क्या है 0, 1 डालने पे 1, 1, 2 डालने पे 2, 2, -1 डालोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि -1, 1। ये पॉइंट कहाँ है, देखो -1 x एक्सिस पे, 1 y एक्सिस पे। -2 डालने पे आपको पॉजिटिव नंबर आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अगेन दिस वन, राइट। अब लाइन्स को जब आप ड्रा करोगे आपको ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्रतीत होगा। मतलब कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो वी शेप में है, राइट। वो कंटिन्यूस है, पूरा कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पॉइंट पे उसको एक कट लेना पड़ता है, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है, राइट। सो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ये सारे कंसेप्ट भी है आपके, लेकिन सब कॉम्पिटेटिव लेवल पे है। जब हम कॉम्पिटेटिव की क्लासेस शुरू करेंगे तब वो सारी चीज़ें भी आपको सिखा दी जाएगी, ठीक है। सो ये हुआ आपका मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट कमिंग टू देयर इज वन मोर फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, सिंगम नहीं, सिग्नम। यहाँ पे भी ये एक ऐसा मैजिक बॉक्स है, इसका रूल बहुत सिंपल है। इसमें आप जब भी नेगेटिव नंबर्स डालोगे तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 आएगा, और अगर आपने 0 डाला तो 0 आएगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स डाल रहे हो तो पॉजिटिव। सिर्फ 3 ही इमेजेस आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देगी। मतलब सारे स्टूडेंट्स का बर्थडे या तो -1 को, 0 को, 1 को, ऐसे कुछ याद रख लो, ठीक है। 3 डेट्स से उन्हीं 3 डेट्स में ही होंगे, बाकी कहीं भी नहीं होंगे। तो डोमेन सेट, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शंस, कुछ भी। तो क्या हुआ, रियल नंबर सेट। कोडोमाइन में भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, लेकिन रेंज जो होगा, रेंज सेट जो है, मतलब जहाँ सिर्फ पेयरिंग हो रही है, जिन एलिमेंट्स पर ही पेयरिंग हो रही है, वो कौन से है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा फंक्शन f(x) जिसमें कि आप x की वैल्यूज अगर नेगेटिव, मतलब <0 रखते हो तो उसका आंसर हमेशा -1 होगा। अगर x की वैल्यू आप 0 ही रखोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर x की वैल्यू <0 मतलब पॉजिटिव रखोगे तो आंसर 1 आएगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट, इसका ग्राफ भी ड्रा कीजिएगा। कैसे करोगे, देखो
आप कुछ एलिमेंट्स ले लो x और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज आपने 0 लिया तो 0 ही आएगा, है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स लीजिए, पॉजिटिव नंबर सपोज 5 लिया, 5 बड़ा है 0 से, ये छोटा है, बड़ा है, राइट। सो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 1। अगर आप 3 ले रहे हो तब भी 1। अगर आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो, सपोज आप यू टेक इट लाइक -3 मतलब x से छोटा है, x लेस देन 0 के लिए क्या है -1, राइट। अभी आप लो -5 तो उसके लिए भी आंसर -1। आप -10 ले लो तब भी आपको आंसर -1। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर आप उठा लो, इस मैजिक बॉक्स में डालो तो आंसर आपको आएगा -1। यहाँ पे लाइट चमकेगी। सपोज आप ऐसे ही इमेजिन कर लो कि ये मैजिक बॉक्स के एंड में 3 हमने नंबर्स को चिपकाए हैं और ये लाइट होगा। और ये लाइट कैसे होगी, अगर मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया तो 0 होगी, 0 पे लाइट चमकेगी। अगर मैंने नेगेटिव कोई भी नंबर डाल दिए 0 से छोटे वाले, -1 -2 -100 -1 लाख -1 करोड़, कोई भी नंबर डाल दो यार, ठीक है। आप नेगेटिव अगर नंबर डाल रहे हो तो आपको -1 पे लाइट नजर आएगी। अगर आप पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो 100 200 300 कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इस मैजिक बॉक्स में डाल रहे हो तो आपको +1 पे लाइट दिखेगी। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो अब आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। ये ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये और स्टेप फंक्शन दोनों थोड़े बच्चे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें, है ना। y डैश देखो 0, आप x की कोई भी वैल्यूज उठा लो आपको आंसर मिलेगा क्या 1, ठीक है। आपने अगर 0.1 उठा लिया, समझ 0.1 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो आंसर क्या होगा 1, तो 0.1। आपने 0 ही उठा लिया तो 0 के लिए तो फिर 0 ही आएगा, है ना। फिर आप अगर 1 लेते हो तो 1, 2 तो 2 आ जाएगा। सपोज 1.2 ले रहे हो, 1.7 ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो तो यहीं पे पॉइंट्स आएंगे, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए आपको इमेज जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। तो आप इसे ऐसे ज्वाइन करते जा सकते हो और ये ऐसे एक्सटेंड होता है, राइट। इसको आप ऐसे शो करोगे। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ही बारीकी से और ध्यान से मतलब याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे ओपन सर्कल होगा। ओपन सर्कल क्यों, क्योंकि ये लाइन पे तो क्या वैल्यू है 0 है और 0 के लिए तो सिर्फ 0 ही है ना। जब आप 0 डालोगे तो 0 है, 0 डालोगे तो 0 है। बाकी हर नंबर के लिए 1 और -1 आएंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे ओपन सर्कल क्यों, क्योंकि 0 जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 तो सीधे यहाँ पे है ना। नेक्स्ट कमिंग टू योर -1 कॉन्सेप्ट ऑल्सो सेम। -1 के कॉन्सेप्ट में भी सपोज -0.3 आ गया तो क्या होगा -0.3 -1। सपोज मैंने -2 ले लिया तब भी -1, सारे नेगेटिव नंबर्स ऐसे ही होंगे। लेकिन मैंने अगर 0 ले लिया तो 0 पे यहाँ पे नहीं आएगा, इसीलिए ओपन सर्कल फिर एरो मार्क, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत सिंपल है। एफ ऑफ एक्स में जो भी आप इमेजेस इनपुट करते जाओगे आउटपुट के लिए आपको क्या मिलेगा, या तो -1 मिलेगा या 0 मिलेगा या +1 मिलेगा, ठीक है। दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। सो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चों को और कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम में ही पता चल जाना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला मैजिक बॉक्स क्या करता है आपको समझना होगा अच्छे से। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सीधा सा मतलब क्या होगा, यस सोचिएगा, नाम में ही है, बहुत सिंपल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर। तो वो कैसे बताओगे आप जो भी देखो, ये मैजिक बॉक्स कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है एफ ऑफ एक्स, राइट। इसमें आप कोई भी नंबर डालिएगा, उस नंबर से छोटे जो भी इंटीजर्स होंगे उसमें से सबसे बड़ा यानी उससे जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर है वो आपको लिखना पड़ेगा,
ओके, सो दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना, पहली चीज तो रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अरे यार, इंटीजर IETE। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नथिंग बट, ऐसे लिखते हो आप, ऐसे ब्रैकेट्स लिख के इसे, और फिर इसे प्रोनाउंस कैसे करते हो, स्टेप x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब यहां जो भी नंबर है उससे छोटे जो भी इंटीजर्स थे उसमें सबसे बड़ा, यानी इस नंबर से जस्ट छोटा वाला इंटीजर, या फिर वो नंबर अगर खुद इंटीजर है तो वो खुद। ठीक है, तो वो आप समझ लो कैसे। सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ 2.33 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं, उसमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर 2 है। तो ये मैजिक बॉक्स ये वाला आउटपुट देगा। अगर मैं इसके अंदर 4.33 डाल दूँ तो आंसर क्या होगा, 4। अगर मैं 3.99 डाल दूँ तो आंसर क्या होगा, 3, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा। एक मिनट, दिस इज डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। सो यहाँ पे देखिएगा, अगर स्टेप ऑफ 2.15 मैं लिख रही हूँ तो उसका आंसर क्या होगा, 2। क्यों, देखिए यहाँ पे 0 है, समझो 1 2 3। 2.15 आपको कहाँ मिलेगा नंबर, यहाँ पे 2 के बाद मिलेगा। दिस इज द नंबर 2.15, है ना। इससे छोटे इंटीजर्स, ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर्स मतलब क्या है, ये वाले नंबर्स 0 1 2 -1, है ना। तो इससे छोटे वाले इंटीजर्स कौन से हैं, ये सारे हैं। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सही है ना। ऐसे लेफ्ट में जाते जाते सब छोटे ही इंटीजर होंगे, तो सबसे बड़ा वाला मतलब कौन सा है, 2 ही है, इसीलिए आंसर 2 हो गया, है ना। अब कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से प्रीवियस रिवाइंड करके उसको फिर से देखिएगा। और अगर आपको स्लो लग रहा है तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी कि आप इसे 1.5x स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। एंड अंडरस्टैंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3.99 ले रही हूँ। अब आप बताइए नंबर लाइन पे 3.99 कहाँ लाई करेगा। ये है नंबर लाइन 0 1 2 3 4। 3.99 कहाँ है, यहाँ पे कहीं है ना। दिस नंबर इज 3.99। इससे छोटे वाले इंटीजर्स यही है ना। इन छोटे वाले इंटीजर्स में से सबसे बड़ा मतलब यही है 3, है ना। इससे छोटे में सबसे बड़ा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू कब यूज होगा अभी बताऊंगी मैं। लेस देन x, इससे छोटे वालों में ग्रेटेस्ट क्या होगा, 3। तो देयरफॉर आंसर इज 3। और अब देखिएगा, सपोज मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेप 4, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो x है ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 4 क्या है, सोचिए। 0 1 2 3 4। 4 से छोटा इंटीजर्स कौन से है, 3 है 2 है 1 है, और इंक्लूडिंग 4 खुद एक इंटीजर है, तो आंसर क्या होगा, 4। ओके, एंड नाउ लेट्स ट्राई विथ नेगेटिव नंबर्स। यहाँ बहुत सिंपल है। जब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको सिर्फ उसी को उठा के लिखना है। बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव नंबर, व्हाट इज द कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, नंबर डिफरेंट आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ -1.99, तो स्टेप 1 -1.99 आप -1 नहीं बोल सकते, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। तो क्या बोलना है आपको, देखो यहाँ पे ये है ओरिजिन, ये है -1, ये है -2। -1.9 कहाँ पे, यही तो है -1। इससे छोटे वाले इंटीजर्स मतलब कौन से होंगे, ये है -3 -2 -4। इनमें जस्ट छोटा कौन सा है, -2, उसको ला के लिखो यहाँ पे, तो आंसर विल बी -2। गॉट इट। जब नेगेटिव नंबर्स आता है तो आपको एक नंबर बढ़ा के लिखना है विथ नेगेटिव साइन, इतना सा है, लेकिन कंसेप्ट ये वाली चीज़ है। सपोज मैं आपको बता दूँ 4.99, स्टेप 4.99 -4.99, अगर मैं प्लस बोल दूं तो 4.99 कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ होगा, राइट। इससे छोटा वाला इंटीजर मतलब जस्ट छोटा 4 होगा। और अगर मैं -4.99 बोल रही हूँ तो उससे जस्ट छोटा कौन सा है, -5, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको आप अच्छे से समझिएगा।
और इसके लिए ग्राफ भी है, आपको ग्राफ ड्रा करना है। कैसे ड्रा करोगे, पहले कुछ पॉइंट्स ले लो। अगर 0 डाल दिया तो 0 आएगा, 1 डाल दिया तो 1 आएगा, -1 डाल दिया तो -1 आएगा। इंटीजर्स डालोगे तो इंटीजर्स ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1.5 डाल दूँ तो 1 आएगा, अगर मैं -1.5 डाल दूँ तो -2 आएगा, है ना। और अगर मैं 1.9 डाल दूँ तब भी आपको 1 ही आएगा, है ना। सो ऐसे पॉइंट्स होते हैं। आपको अभी x, y देख लो ठीक से, 0, है ना। अगर मैं 0 से बड़े 0.5 डाल दूँ, स्टेप 0.5, स्टेप 0.5 मतलब 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही तो है ना। सो देयरफॉर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा सब चीज़ के लिए। अगर मैं 0.999 भी ले लूँ, ठीक है, यहाँ 1 डाल दिया सपोज मैंने, 0.9999 पूरा नज़दीक, तब भी वो 1 के पास नहीं गया है, 0, राइट। सो इसको आप थोड़ा डार्क शेड करो। लेकिन जब मैं 1 ले लूँगी, राइट, तब यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं करना है, तब आपको ओपन सर्कल करना है 1 के पास, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप 1 लोगे तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेप 1 क्या होता है, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, या ये खुद अगर इंटीजर है तो वही लिख लो। 1 से छोटे इंटीजर्स है, लेकिन 1 खुद भी तो एक इंटीजर है, देयरफॉर 1 के लिए 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से डार्क सर्कल, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू अर्लियर इन द क्लासेस की डार्क सर्कल का मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड है, और हॉलो सर्कल का मतलब है कि वो पॉइंट एक्सक्लूडेड है। 1 आते ही यहाँ पे जंप हो जाएगा फंक्शन, फिर 1.5 के लिए भी 1 होगा, 1.9 के लिए भी 1 होगा, 1.7 के लिए भी 1 होगा, हर चीज़ के लिए यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। 1.99 के तक के लिए भी 1 होगा, और इमीडिएटली स्टेप 2 आ गया तो फिर क्या होगा, 2 जंप हो जाएगा फिर से। यहाँ पे स्टेप 2 में ये लाइन नॉट इंक्लूडेड, दूसरे वाले लाइन में इट इज़ इंक्लूडेड। इसी तरह से आप जब ड्राइंग करने जाओगे तो आपको स्टेप फंक्शन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। जब आप नेगेटिव एक्सिस में आते हो तब भी वही होगा। सपोज -0 पॉइंट समथिंग ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 0, -1 मिलेगा, है ना, -1 मिलेगा। नेक्स्ट 0 ले लो तो 0 मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे भी ओपन सर्कल। -0.1 ले लो तब भी आपको -1, तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको याद रखनी, सेम टाइप। नेक्स्ट -1 लोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ इंक्लूडेड दिस साइड। नेक्स्ट -1.2 लोगे तब -1.2 के लिए -2 आ जाएगा। इस तरह से ओपन सर्कल और क्लोज्ड सर्कल को आप बनाते जाओगे, ठीक है। बार बार हम यूं इंक्लूडेड करके छोटे छोटे डार्क सर्कल नहीं बना सकते, इसलिए हम लाइन डाल देते हैं, और जहाँ नॉट इंक्लूडेड है वहाँ एक हॉलो सर्कल डाल देते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको अगर नहीं समझ आया है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा, ये स्टेप्स की तरह दिख रहा है आपको, है ना, छोड़ के जा सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट ये इस तरह से ग्राफ दिखता है, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक और नाम दिया गया है, दैट इज स्टेप फंक्शन। और क्योंकि ये ऊपर ही जाता रहता है तो उसको एक और नाम ये है कि स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस जो कि आपको याद रखने होंगे, बहुत आसान है। रेस्ट हम क्या पढ़ रहेंगे अभी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स हो गया, सॉरी, आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। और इन्हीं कंसेप्ट्स को याद रखते हुए आपको फिर से क्या करना है, एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज आई थिंक 2.3, हम उसे कंप्लीट करना है, राइट हमें। सो इन द कमिंग लेक्चर, इन द कमिंग क्लास हम क्या करेंगे, ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप टाइम स्टैम्प लगा के आप बता सकते हो। और अगर आपको ये हेल्प हो रहा है वीडियो तो आप किसी और को भी शेयर करके मेरी इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द ओनली वे यू कैन हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। और अगर आप, क्योंकि ऑडियंस को जितना अच्छा लगेगा तो उतना बनाने के लिए क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहुंच रही है कुछ लोगों तक और उनकी मदद हो रही है।
क्योंकि हेल्पिंग इज़ द ओनली पर्पस. मनी कम्स एंड गोज, टाइम कम्स एंड गोज, बट वॉट रिमेन्स इज द लेगेसी दैट वी लीव बिहाइंड इज नथिंग बट सम गुड मेमोरीज, गुड थिंग्स, गुड नेचर, गुड मॉरल वैल्यूज़. ठीक है, तो इसलिए लोगों की मदद करते रहिएगा और दैट्स इट. सो ठीक है, जिनकी ज़रूरत हो, जिन्हें हेल्प हो सके, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.